जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 98। आज के लेक्चर में हम सबसीक्वेंट इवेंट की होम असाइनमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर 23 हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है ऑडिट का, वो आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हाँ जी, कल प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उससे पहले कल रजिस्टर कलेक्ट हुए थे असाइनमेंट वगैरह के लिए। उम्मीद है वापस मिल गए होंगे आपको प्राइस के साथ। कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट करके हम एप्रिसिएशन के लिए अनाउंस कर रहे हैं प्राइस 142102। शाबाश। 13334 13334 है हाइब्रिड में होंगे। 143348 143348 142446। चलिए जी, प्रीवियस लेक्चर सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो, पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए जी। कोई क्वेश्चन जी? भाई आपस में डिस्कशन बंद कर दें, क्लास शुरू हो चुकी है मेरे भाई। इनको समझाएं यार, खुदा का खौफ कर यार जी। यार बस कर देना मेरा भाई, मुझे पढ़ाने दे यार, सीधा मुंह करके बैठ रहे। सॉरी मेरे भाई, दोबारा पूछिए। अगर हम मैनेजमेंट जो है नहीं कर रही, सबसे पहले मुझे फेज बताइए। पैसिव रिव्यू यानी सेकंड फेज, ठीक है। उसमें सर अगर मैनेजमेंट नहीं करती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेज नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, नहीं साइन कर चुके हैं। पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ये है कि हम सेकंड फेज जो है रिपोर्ट साइन कर चुके हैं। मे बी वो हमारे अपने दराज में हो ऑफिस में, मे बी हमने क्लाइंट को दे दी हो। अब याद होगा मैंने वो केस समझाते हुए एग्जांपल में ऐड किया था। हो सकता है रात को 11-12 बजे रिपोर्ट साइन की हो तो वो अगले दिन क्लाइंट को देंगे। अगर दोपहर को 11-12 बजे साइन की है तो वो उसी वक्त क्लाइंट को दे देंगे। तो अगर तो वो कह रहा है आपको सुबह के रात 11 बजे रिपोर्ट साइन की थी, आपने कहा सुबह 9 बजे क्लाइंट के हैंड ओवर कर देंगे, रिपोर्ट साइन हो चुकी है, अभी इशू नहीं हुई, लेकिन सुबह के अखबार में खबर आ गई, तो अभी रिपोर्ट आपके पास है। इसमें फिर आप क्या करेंगे? बेहतर क्या है कि आप उस रिपोर्ट को ही फाड़ के फेंक के अमेंडेड रिपोर्ट इशू कर दें, ठीक है। इसमें फिर आसानी है। हाँ, अगर आप साइन करके क्लाइंट को प्रोवाइड भी कर चुके हैं, फिर अब आपको वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद इफ अमेंड्स और इफ नॉट अमेंड्स। और कोई क्वेश्चन? कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन? केस स्टडीज में कोई क्वेश्चन? कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट की है? चलें, तकरीबन आधी क्लास ने की, अच्छी तादाद है फिर भी। और इसमें कोई प्रॉब्लम? 2-3 सवालों को मुझे जवाब दे दीजिए। क्या रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि पूछ क्या रहा है? इवेंट पढ़ के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कौन से फेज का इवेंट है। उस इवेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोसीजर भी किसी हद तक बता देते हैं और ये डिसीजन भी कर लेते हैं कि ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या नॉन एडजस्टिंग। अगर ये सारे डिसीजन आप कर लेते हैं, इसका मतलब आपने सब्सिक्वेंट इवेंट में ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सीख लिया। इसके अलावा मजीद इसमें कुछ नहीं है जी। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, रिक्वायरमेंट सेम है। वो कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन में दोनों में ही साइलेंट है, यानी वो ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट ने एग्री किया या नहीं किया। हाँ, तो उसूली तौर पे इस पे हमें दोनों ऑप्शन डिस्कस करने चाहिए। इफ मैनेजमेंट अमेंड्स तो क्या करेंगे, वो भी करना चाहिए। इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड तो क्या करना है, वो भी करना चाहिए। असूली तौर पे ये बेहतरीन सोल्यूशन है, ठीक है जी। किसी क्वेश्चन में शायद मैंने सिर्फ एक ऑप्शन को डिस्कस किया होगा कि इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, वो प्रोबेबली 17 में भी, हाँ, वो प्रोबेबली उसकी एक ही वैलिड रीजन, एक्सेप्टेबल रीजन होगी कि मार्क्स कम होंगे। तो मैंने सोचा अगर मैं दोनों ऑप्शंस को डिस्कस कर दूं तो वो सॉल्यूशन लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं उन दोनों में से, जो आपको पता है हमारी आदत है, फिर एक्सेप्शन रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं। तो फिर जो नेगेटिव सिचुएशन थी यानी इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, मैंने उसी को प्रेफर किया। वरना असूली तौर पे अगर आपके पास टाइम हो तो आपके वाला सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर होगा मेरे सॉल्यूशन से। अगर मैनेजमेंट क्वेश्चन में साइलेंट है, नहीं बता रहा मैनेजमेंट अमेंड्स या डज नॉट अमेंड, और आप दोनों लिख देते हैं, मैंने सिर्फ एक लिखी ऑप्शन, मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, आपने दोनों लिखा, आपका सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर है, प्रोवाइडेड टाइम जाया नहीं होता। हाँ, अगर आपको लगे कि अब ज्यादा मैटर हो रहा है, टाइम ज्यादा लग जाएगा इसके ऊपर, फिर हमने उसको, आपको पता है शॉर्ट करना, तो शॉर्ट करने के लिए जो नेगेटिव वाली ऑप्शन है वो एग्जामिनर के लिए ज्यादा फेवरेट होती है कि जब मैनेजमेंट अमेंड नहीं करेगी तो आप क्या करें। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब हम चलते हैं फिर आज के चैप्टर की तरफ। चैप्टर 23 क्वालिटी कंट्रोल इन चैप्टर 23 क्वालिटी कंट्रोल, और जो है चैप्टर 22 गालबन रिव्यू वाला चैप्टर 22 है। इन दोनों चैप्टर्स में आपके लिए, हमारे आखिरी चैप्टर है, इन दोनों में आपके लिए नई चीजें नहीं होंगी। शायद 20 to 30% नई चीज हो गई, वरना 70 to 80% कंसेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं।
फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे वो हमें उन कंसेप्ट्स को किस तरीके से अप्लाई करवाता है। जैसे क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट, इसमें या तो वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है या केस स्टडी कर सकता है। दोनों को उसने टेस्ट किया हुआ है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी टेस्ट किया हुआ है और केस, जो लेटेस्ट उसने क्वेश्चन टेस्ट किया वो केस स्टडी का है। तो शायद अब उसका ट्रेंड भी जैसे केस स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो मेरा ये ख्याल है ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस चैप्टर में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको इस चैप्टर का एक लफ्ज पढ़े बगैर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस एक लफ्ज पढ़े बगैर, वो क्या है देखिए, क्वालिटी कंट्रोल की नेचर, ये कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि 3 अल्फाज मैंने आपको बताए थे, एक था रिव्यू, एक था क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एक था रिव्यू इंगेजमेंट। रिव्यू का मतलब क्या होता है, इंगेजमेंट टीम के अंदर ही एक सीनियर पर्सन जूनियर के काम को चेक करे कि उसने आईएसएस के मुताबिक, लोकल लॉज के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं कि नहीं। जब टीम के अंदर से ही ये चेकिंग हो, इसे कहते हैं रिव्यू। और जब टीम के बाहर से, यानी हमारी टीम का हिस्सा नहीं, बाहर से कोई पर्सन पूरी टीम के काम को रिव्यू करने के लिए आता है, इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। यानी वो पर्सन, टीम जो आएगा, इंडिपेंडेंट पर्सन, कोड ऑफ एथिक्स में इसका जिक्र किया करते थे, जब आएगा पर्सन तो वो पूरी टीम के काम को चेक करेगा कि काम ठीक किया, इंक्लूडिंग पार्टनर के काम को भी इवन चेक करेगा कि पार्टनर ने भी ठीक काम, वो पार्टनर के अंडर नहीं होता, ठीक है, पार्टनर के काम को भी चेक करता है कि उसने डिसीजन ठीक किए हैं कि नहीं किए। इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, ये सिंपल रिव्यू नहीं है बल्कि क्या है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इंश्योर करना कि पूरे ऑडिट में, रिव्यू करना कि पूरे ऑडिट में काम क्वालिटी के मुताबिक किया गया है, किसी पुअर क्वालिटी किसी एरिया में वर्क तो नहीं किया गया, गुड क्वालिटी का काम किया गया। यह है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। प्रैक्टिस में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 2 तरह से होता है। एक, फर्म के अंदर ही कोई अदर पार्टनर या अदर सीनियर मैनेजर जो हमारी एंगेजमेंट टीम से जिसका ताल्लुक नहीं है, वो आता है और आके चेक करता है कि काम ठीक हुआ कि नहीं। इसे हम कहते हैं प्रैक्टिस में इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये रिपोर्ट साइन होने से पहले करवाना होता है। फिर एक रिव्यू होता है जो कि आईकैप करता है। पाकिस्तान में जितने भी सीए फर्म्स हैं, आईकैप के पास उनकी लिस्ट है, उन्होंने इस साल में जितने भी ऑडिट किए हैं, आईकैप के पास उनकी भी लिस्ट है। आईकैप उनमें से सैंपल बेसिस के ऊपर कुछ एंगेजमेंट सेलेक्ट करता है। हर ऑडिटर की सिलेक्शन सैंपल बेस पे, फर्म की सिलेक्शन सैंपल बेस पे नहीं होती, फर्म सारी सिलेक्ट होंगी। हर फर्म के कुछ क्लाइंट को सिलेक्ट किया जाता है सैंपल बेस पे और देखा जाता है कि क्या सारे प्रोसीजर आईएसएस के, लोकल लॉज के मुताबिक किए गए हैं और पुअर क्वालिटी वर्क तो नहीं किया गया कहीं। ये कहलाता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये है हमारे स्कोप से बाहर, ये सीफैप लेवल पे पढ़ेंगे। कैफ लेवल पे जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है वो सिर्फ इंटरनल है, जो कब होता है, रिपोर्ट से पहले। एक्सटर्नल आईकैप वाला जो रिव्यू होता है वो रिपोर्ट इशू होने के बाद होता है, और इंटरनल वाला रिपोर्ट साइन होने से पहले। उसका पर्पस यही होता है कि अगर कोई किसी जगह पे कोई बड़ा कसर रह गया है, कोई गलत काम किया गया है, ठीक तरीके से नहीं किया गया, कोई ब्लंडर हो गया, कोई जजमेंट में मसला है, डिसीजन कोई ठीक नहीं हुआ, कोई भी मसला हो सकता है, वो रिपोर्ट साइन होने से पहले हो जाए, डिस्कस हो जाए। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, जो तीसरा है ना रिव्यू एंगेजमेंट, वो हम कल स्टडी करेंगे, वो टाइप ही अलग है एंगेजमेंट की। हमारी आज की डिस्कशन है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के ऊपर, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी कौन सा, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। प्रैक्टिस में इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है उस वक्त क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आता है। हालांकि स्टैंडर्ड कहता है कि दरमियान में भी आ सकता है, कि थोड़ा बहुत दरमियान में कर ले, बाकी एंड पे कर ले, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिस में होते देखा है वो ये कि एंड पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया जाता है और ये 4 से 5 घंटे में निमट जाता है। यानी अगर काम अच्छे तरीके से किया हो ना, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आता है, उसके सामने सारी डॉक्यूमेंट्स रखी जाती हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट, सारे प्रोसीजर चेक नहीं करता, वो वहां बड़े बड़े जो सिग्निफिकेंट वाले होंगे वो डिसीजन को रिव्यू करेगा और अपने कमेंट्स दे देगा। ठीक है, यह तो क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाए, ये है हमारा आज का टॉपिक। ये चैप्टर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को भी डिस्कस करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताएगा कि आप अपने ऑडिट में क्वालिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। वो कहता है क्वालिटी 6 एलिमेंट्स का नाम है, यानी कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर का नाम है। अगर आप वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर अपनी फर्म में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्वालिटी को इंप्लीमेंट कर दिया, इंश्योर कर दिया। वो ये जो 6 प्रोसीजर्स हैं या 6 एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, वो हैं जी ये। नंबर 1, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला, लीडरशिप, यानी लीडरशिप को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, लीडरशिप को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा ऑडिट के अंदर, खुद भी एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सारा काम मैनेजर्स के ऊपर, जूनियर्स के ऊपर नहीं छोड़ना। यहाँ पे लीडरशिप से क्या कौन मुराद है, गैस करें, पार्टनर। शाबाश। दूसरे नंबर पे एथिक्स, कोई भी काम करें, वैसे तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, ये किसी भी टाइप ऑफ एंगेजमेंट के लिए रेलिवेंट है, चाहे ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे एश्योरेंस एंगेजमेंट हो, चाहे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो, लेकिन हम स्पेसिफिकली ऑडिट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एथिक्स का मतलब क्या है कि आपने एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस के दौरान में एथिक्स को फॉलो करना है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर, इसमें क्या अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपके ख्याल में किन चीजों को कंसीडर करना चाहिए?
कि सिर्फ उसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करें जिसमें इंटेग्रिटी है, रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। इंगेजमेंट रिसोर्सेज इंश्योर करना चाहिए कि इंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए जितने भी ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, बजट वगैरह चाहिए वो अलॉट किए जाए। अगर किसी एक्सपर्ट पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है तो उस एक्सपर्ट को भी टीम का हिस्सा बनाया जाए। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब है कि इंगेजमेंट को सही तरीके से परफॉर्म किया जाए, जैसे आईएसएस कहते हैं। ऐसा नहीं कि आईएसए कुछ और कह रहे हो और प्रोसीजर कुछ और परफॉर्म किए जा रहे हो, उनसे कम प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हो। फिर मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन के आपकी फर्म के जितने भी ऊपर वाले 5 एलिमेंट्स हैं, फर्म में ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जो इन सारे एलिमेंट्स की मॉनिटरिंग कर रहा हो कि क्या इनके ऊपर अमल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर मॉनिटरिंग में कोई प्रॉब्लम, डेफिशिएंसी सामने आती है तो कोई रेमेडियल एक्शन भी रिकमेंड कर रहा हो। ये जैसे था ना क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, तो उसी तरह ऑडिटर्स की फर्म में एक स्टेप है मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन, कि आपने क्वालिटी को इंश्योर करना है। फर्म के सारे काम करने के एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, जहां पे कोई वीकनेस नजर आती है रिकमेंड करना पड़ेगा। ये 6 एलिमेंट्स हैं और ये चैप्टर बेसिकली इन्हीं 6 एलिमेंट्स की स्टडी का नाम है। ओवरव्यू आपको मिल गया। अब जरा सुन लीजिए, इसमें से या तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा या केस स्टडी पूछेगा। केस स्टडी का क्वेश्चन मैं अभी आपका इंशाल्लाह तैयार करवा देता हूं। सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर इसमें से वो केस स्टडी सेट करता है और ज्यादा चांस है केस स्टडी सेट करेगा, आपने एक्स्ट्रा कोई चीज जहन में नहीं लेके आनी, सिर्फ एक चीज जहन में लेके आनी है। क्या कि जो आपको केस स्टडी देगा ना यहाँ पे, उसकी रिक्वायरमेंट में कहेगा बताइए क्या इसमें कोई क्वालिटी इश्यूज हैं इस ऑडिट में, क्या क्वालिटी एविडेंस ऑब्टेन किया गया या नहीं। आपने पूरे ऑडिट को अपने सामने रख के फिर इवैल्यूएट करना है। जो क्वालिटी कंट्रोल की केस स्टडीज होती हैं, याद रखिए क्वालिटी कहां पे इंश्योर होनी चाहिए, क्या सिर्फ एक्सेप्टेंस स्टेज पे, क्या सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस का नाम है। आफ्टर ऑडिट पूरी एंगेजमेंट में कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ ये केस स्टडी बहुत आसान भी हो सकती है, इस वजह से कि इसमें नई चीज कोई नहीं आएगी। पुरानी ही चीजों को चेक करना है आपने कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ी हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं, एंगेजमेंट को उन्हीं आईएसएस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं। कोई नई चीज नहीं है, इस लिहाज से बहुत आसान है, केस स्टडी में कोई नई चीज नहीं होगी। और इस लिहाज से बहुत मुश्किल है क्या, इससे पहले जितनी भी आपने केस स्टडीज की हैं उनमें सिर्फ वो किसी एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर ही केस स्टडी, यानी चैप्टर 6 की केस स्टडी का एक स्कोप है, वो सिर्फ चैप्टर 6 में से पूछेगा। अमूमी तौर पर केस स्टडी में डिफरेंट चैप्टर्स को मर्ज नहीं करता था, लेकिन जब वो आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बनाएगा, जब वो आपको किसी एंगेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देके कहेगा बताओ क्वालिटी एविडेंस ऑब्टेन हुआ कि नहीं हुआ, तो याद रखिए ऐसी केस स्टडी में वो आपको किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन उठा के दे सकता है। ठीक है, ये कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। मुझे इससे बल्कि एक वैसे अचानक एक बात याद आ गई, छोटे होते गेम्स खेला करते थे, फाइटिंग, टोकन वाली गेम, शाबाश, फाइटिंग गेम होती थी ना, तो उसमें हमने कैरेक्टर सेलेक्ट करना होता था। ठीक है, तो वो अपना एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया करते थे, उसमें नीना, हाँ टेकन, हाँ, तो उसमें कैरेक्टर सेलेक्ट करते थे अपनी मर्जी का। जो आपने कैरेक्टर सेलेक्ट किया अब उसी के मूव्स चलेंगे, वो किसी दूसरे के मूव्स अगर आप एंटर करते भी हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो गलत होंगे, इररिलेवेंट हो, वो प्रोसीजर आप इररिलेवेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जो केस सेलेक्ट किया, जो कैरेक्टर, उसी के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करना है। उसमें एक ऑप्शन और भी होता है, क्वेश्चन मार्क होता था। जब आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर लेके आते उसको सेलेक्ट करते तो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते थे और आप बटन प्रेस करते थे, रैंडमली कोई भी सिलेक्ट हो सकता था। ये क्वालिटी एविडेंस जो केस स्टडी है इस चैप्टर की, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन मार्क है। इसमें जब वो आपको रिक्वायरमेंट में कहेगा ना ये ऑडिट है, इसकी क्वालिटी के ऊपर कमेंट कीजिए, तो वो पूरे ऑडिट में किसी भी इशू को कंसीडर इंक्लूड कर सकता है। और इवन उसी क्वेश्चन के अंदर 2 डिफरेंट चैप्टर्स को, इवन 3 डिफरेंट चैप्टर्स को कंसीडर कर सकता है। वो आपको आधे सफे की केस स्टडी दे देगा, उसी में मटेरियलिटी की कैलकुलेशन भी गलत हुई होगी, उसी के अंदर उसने रिस्क असेसमेंट भी गलत की होगी, उसी में कंट्रोल्स की असेसमेंट भी गलत है, एथिक्स की वायलेशन हो रही होगी उसी के अंदर। उसी के अंदर हो सकता है कि एक एंगेजमेंट लेटर चेंज हुए थे, टीम में सिग्निफिकेंट चेंज आया क्लाइंट पे, लेकिन एंगेजमेंट लेटर हमने इशू नहीं किया। एक कोई बड़ी प्रॉब्लम डिफरेंट चैप्टर से सेलेक्ट करके वो इंक्लूड कर देगा। हमें कुछ नहीं पता कि क्वेश्चन मार्क में क्लिक 2-3 दफा करेगा तो कौन कौन सा चैप्टर सेलेक्ट होगा। जो भी चैप्टर सेलेक्ट हुआ हमने सबको डील करना होगा। इसका मतलब ये हुआ, इस लिहाज से ये आसान तरीन केस स्टडी है कि इसमें नई चीज कोई नहीं सीखनी। लेकिन इसका दूसरा एंगल, इसलिए एक लिहाज से मुश्किल तरीन केस स्टडी भी है। वो क्या कि वो किसी भी चैप्टर में से पूछ सकता है और मल्टीपल चैप्टर्स को एक ही केस स्टडी के अंदर इंक्लूड। जब आप इसके केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये बहुत आसान है। अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं ना की, हर चैप्टर को आपने सिर्फ 50% भी कवर किया हो ना, तो आप इस तरह की केस स्टडी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी की तो जितनी सिलेक्टिव स्टडी करेंगे उतना हो सकता है पॉइंट्स आपके स्किप होते जाए। मटेरियलिटी नहीं पढ़ा तो उसने मटेरियलिटी की गलत कैलकुलेशन की होगी, आप नहीं पकड़ पाएंगे। कंट्रोल वाला चैप्टर छोड़ दिया, वो कहेगा जी कंट्रोल्स वीक थे, हमने रिलाई किया, गलत डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएंगे आप। ये समझ रहे हैं? तो यह केस स्टडी, केस स्टडी तो आपकी समझे तैयार हो गई। पहचानेंगे कैसे? रिक्वायरमेंट के अंदर क्वालिटी ऑफ एविडेंस के अल्फाज होंगे। क्वालिटी ऑफ एविडेंस, लफ्ज क्वालिटी आ गया, रिक्वायरमेंट क्या समझ लेना हमने? क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर 23 का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो सिर्फ रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन तैयार करने के लिए है। केस स्टडी में जो कुछ मैंने आपको बताना था वो बता दिया। इवन अगर अभी भी, बल्कि ऐसा करते हैं इसी को टेस्ट कर लेते हैं, छोड़ते हैं सारा कुछ, क्या लिखा हुआ ये देखी जाएगी, इसकी केस स्टडी ना कर लें अभी,
भाई मैंने आपको एक स्टेटमेंट असर्शन दी है ना, तो इसका मतलब है आप फिर इसकी केस स्टडी करने के काबिल होंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेकिन याद रखें अभी क्योंकि फिर भी आपकी पहली केस स्टडी है, तो हर केस स्टडी में जैसा होता है शुरू में आप सारे पॉइंट पिक नहीं कर पाते। तकरीबन 50% भी अगर आपने पॉइंट पिक कर लिए तो समझ लीजिएगा रीजनेबल आपने डिस्कशन कर लिया। ये लीजिए, ये शायद पूरे ऑडिट में हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम केस स्टडी पहले कर रहे हैं, टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। ऐसा ही है जी। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन 2 पहले करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। रिक्वायर डिस्कस द क्वालिटी इश्यूज इन द अबव सिनेरियो। कौन सा लफ्ज सबसे अहम है? क्वालिटी इशू। इससे आपको पता चल गया ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन नहीं है, 10 का नहीं है, 11 का नहीं, 12 का नहीं, 13 का नहीं, 14 का नहीं, 20 का नहीं, 19 का नहीं। इसका लफ्ज क्वालिटी से, इसको अंडरलाइन कर लें। अब स्टार्ट। अब देखिए मसला कुछ भी आ सकता है। हो सकता है चैप्टर 4 का मसला हो कि वो कहीं मिस स्टेटमेंट थी, हमने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, हम कहेंगे ये भी मसला है। प्रोसीजर में मसला वो कहेगा, हो सकता है स्टॉक मटेरियल था, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की, हम कहेंगे ये भी मसला है। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी विच इज द लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी होगी। एंड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹10 बिलियन एंड रेवेन्यू ऑफ ₹100 बिलियन। लिस्टेड कंपनी है, बिलियंस में प्रॉफिट है, सेल्स वगैरह है। छोटी कंपनी होगी कि बड़ी होगी? बड़ी होगी। कम से कम 2 बंदों का तो काम है ये ऑडिट करना। ऐसा है क्या? 2 बंदे एक छोटी सी ब्रांच का नहीं सही ऑडिट कर सकते, इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी का कैसे ऑडिट करें? ठीक है, पूरी टीम होनी चाहिए। हाँ अच्छा, ये हम नहीं बता सकते कितनी टीम होनी चाहिए, लेकिन इतना बता सकते हैं कि रीजनेबल रेंज। ना तो 100 बंदे चाहिए होंगे और ना ही 2 बंदों का काम होगा। देखते हैं क्या करता है। कहते हैं एंगेजमेंट टीम इंक्लूडेड ए पार्ट टाइम सुपरवाइजर एंड 2 ट्रेनीज। ये ले 2 ट्रेनीज हैं और सुपरवाइजर है वो भी पार्ट टाइम है। क्या असाइनमेंट ऑफ टीम, ठीक। अच्छा टेक्निकल वर्ड आप शायद नहीं बोल पाएंगे, जैसे मैंने कहा असाइनमेंट ऑफ टीम एप्रोप्रिएट है, ये अल्फाज स्टैंडर्ड में लिखे हैं, लेकिन कंसेप्ट भी कर लिया होगा। क्या ये टीम सफिशिएंट है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल कर सकेगी? क्या असाइनमेंट ऑफ टीम एप्रोप्रिएट है? तो पहला क्वालिटी इशू आ गया। क्वालिटी इशू नंबर 1 क्या? असाइनमेंट ऑफ टीम इज नॉट एप्रोप्रिएट। ये इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जूनियर टीम है, पार्ट टाइम है, ये प्रॉपर्ली एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। इनकी बजाय एक एप्रोप्रिएट टीम जो कि लिस्टेड क्लाइंट के वक्त के लिहाज से रीजनेबल हो वो एलोकेट करनी चाहिए। एलोकेशन ऑफ टीम इज रॉन्ग। एग्रीड? चलिए एंगेजमेंट रिसोर्सेज, शाबाश, एप्रोप्रिएट एलोकेट नहीं किए गए। पहला इशू आ गया। सेकंड, कंसीडरिंग द टाइम अवेलेबिलिटी। अब देखिएगा वो कैसे पलटी खाता, कभी एक चैप्टर, कभी दूसरे चैप्टर का इशू, कभी तीसरे चैप्टर का इशू। कंसीडरिंग द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर, it was decided that the planned audit approach to trade payable was to place reliance on internal control on purchasing. Hence, the audit team decided to do test of control and reduce substantive testing where possible. अच्छा बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर तो सकते हैं हम, मना तो नहीं है। कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। और इससे भी अहम बात कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने हैं, ये डिपेंड करता है किसी और चीज पे, लेकिन डिपेंड किया है किसी और चीज पे, ये ढूंढे। इंटरनल कंट्रोल, हाँ जी, डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल पे। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं, वरना नहीं करने। जबकि ये किस चीज पे बेस कर रहा है जैसे, हाँ जी, तो ये आपने बिल्कुल इशू ठीक आइडेंटिफाई कर लिया, ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है। बस एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इसको आपने लिंक करना है इंफॉर्मेशन के साथ कि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिपेंड करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, वेदर कंट्रोल आर स्ट्रांग, टाइम अवेलेबिलिटी पे नहीं। ऐसा नहीं है कि टाइम कम अवेलेबल है तो आप कहें चले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, ना ना ना। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से पता चला कंट्रोल स्ट्रांग है, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं, और फिर उसके बाद हम रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए 2 इशू हो गए। पहला इशू टीम एप्रोप्रिएट नहीं, दूसरा इशू क्या हुआ? ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल, बिल्कुल ठीक। फिर इसके बाद एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैनुअल द परचेज ऑर्डर्स वर रिक्वायर्ड टू बी ऑथराइज्ड बाय डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट परचेज वाला। During test of control, it was identified by the audit team that at least 7 purchase order had not been authorized by deputy manager procurement. तो ये क्या है? वीकनेस, बिल्कुल ठीक है। When the audit team made inquiries from the staff, it was observed that the purchases were made for business purposes. पहले purchases business purpose के लिए ही की गई थी। The team concluded that no additional procedures were required. इसको तो अंडरलाइन कर लें। No, ये सबसे पूरी केस स्टडी में सबसे अहम लफ्ज है। बताइए क्या उसे कुछ और करना चाहिए था जो उसने नहीं किया? क्या कर? नंबर 1, उसे अपना कंट्रोल रिस्क इंक्रीज कर देना चाहिए था, नहीं किया, एक मसला ये। और
मैनेजमेंट लेटर में इसे इंक्लूड करना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। कैसे पता चला नहीं किया? क्वेश्चन तो खत्म हो गया, वो खत्म होने से पहले क्वेश्चन बता गया कि मैंने और कुछ भी नहीं किया। और तीसरा और प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, वीकनेस की वजह से रिस्क इंक्रीज होना था, नहीं किया। मैनेजमेंट लेटर में ऐड करना था, नहीं किया। 2, और प्रोसीजर्स को इंक्रीज करना था और नहीं किया। ये थी क्लियर। जरा मुझे सोच के बताइए, क्या ये सारे इश्यूज, चले 4-5 इश्यूज हैं, 2-3 तो आपने कितने स्टूडेंट से पढ़ के 2 से 3 इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए पहली दफा में? हाथ उठाइए जरा, पता चले। ठीक है, अच्छा। और अभी हमने इस चैप्टर का कोई एक टेक्निकल कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा, इससे आपको इसकी नेचर समझ आ गई। चले, अब फिर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर कॉन्फिडेंस को जरा शैटर करते हैं। आई कैप का क्वेश्चन, लेटेस्ट अटेम्प्ट का। अभी मेरे चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये चैप्टर में नई चीज कोई नहीं, पुरानी चीजें रिपीट करा। थ्योरेटिकली एक जगह पे आके वो हमें क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में नई चीज सिखाता है, वरना इस चैप्टर में और कुछ। रिक्वायरमेंट देखें, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिट टीम। कैसे पता चला कि इस टॉपिक का क्वालिटी से? क्वालिटी को अंडरलाइन कर लें। अब देखिए, while reviewing the working paper prepared by audit team for the audit of Apple Limited, अब आपने सारा करना है, मैंने कोई हिंट भी नहीं देना आपको। The audit manager has noted that the audit team solely relied upon written representation in following cases. सबसे अहम लफ्ज क्या है? अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना। शाबाश, गलत। लेकिन 6 नंबर है, एक नंबर तो आपको शायद मिल जाएगा ये कहने का। हाँ जी, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बताइए, इसमें सबसे अहम लफ्ज ना सोली था। आप क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, नहीं, पहले ये लिख लें कि ये रिप्रेजेंटेशन ली तो ठीक ली, मतलब ये नहीं कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं करनी थी, नहीं, रिक्वायर्ड है करो, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं। यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक फेल होने वाला, एक पास होने वाला। फेल होने वाला क्या कहेगा? इशू वो भी आइडेंटिफाई कर लेगा, वो कहेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, ऑब्टेन कर ली, ठीक है, लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होती, इसलिए अदर प्रोसीजर भी परफॉर्म करने चाहिए, और बस कर देगा। ये स्टूडेंट कौन से वाला है? फेल होने वाला। पास होने वाला क्या करेगा? अदर प्रोसीजर्स लिखेगा। क्योंकि असूल है कि जब कभी कोई मसला हो ना, जब कभी मसला हो और मार्क्स, वैसे तो प्रॉब्लम है तो सिर्फ प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करनी होती, लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हो उसका हल भी बताना होता है, हल भी बताना होता है। वो याद है ऑडिट रिपोर्ट की एक केस स्टडी होती है, जो मेरा ख्याल है इस दफा टेस्ट करेगा, उसमें से क्वेश्चन आपको कोई पैराग्राफ रिप्रोड्यूस करके दे देता है ऑडिट रिपोर्ट का। इस तरह की कभी केस स्टडी हमने की है, और आपसे क्या कहता है? एरर्स हमेशा आइडेंटिफाई करो। तो आप सिर्फ उसमें मसला आइडेंटिफाई करते हैं कि हल भी बता देते हैं। बेहतर है हल भी बता दें अगर कोई चीज गलत है। डायरेक्टर को एड्रेसी डायरेक्टर है तो जहां पे ये लिखना है कि एड्रेसी डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, वहां पे साथ ही उसी सेंटेंस में ये भी लिख दें कि कौन होना चाहिए, ठीक है। वरना असूली तौर पे अगर देखें ना तो शायद ये बात ठीक है कि जो जिस स्टूडेंट ने ये लिख दिया कि ये एप्रोप्रिएट नहीं, अदर एविडेंस भी ऑब्टेन कर, ठीक है, लेकिन चूंकि मार्क्स ज्यादा है इससे वो हमें अंदाजा हुआ वो रिक्वायर कर रहा होगा कि इस क्वेश्चन को मजीद आगे फैलाएं। और मजीद आगे क्या लिखना है? प्रोसीजर। कौन से प्रोसीजर होंगे जरा बताइए? वो वाले 4, 1 मिनट ठहरे, जो रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म होते। फिर ओन आइडेंटिफाई, ठीक है, ठीक है, ओन आइडेंटिफाई। आप मिक्सर भी लिख सकते हैं, मिक्सर भी लिख सकते हैं कि कुछ ओन आइडेंटिफिकेशन के लिखते हैं 1-2 और कुछ टू आइडेंटिफाई वाले लिखते हैं। 1-2 टू आइडेंटिफाई वाले, 3-4 ओन आइडेंटिफिकेशन वाले लिखते हैं। लेकिन बहरहाल सिर्फ ये नहीं लिख देना कि आइटर शुड आल्सो परफॉर्म अदर प्रोसीजर, बल्कि उन प्रोसीजर को स्पेसिफिकली मेंशन भी करना है। एग्री करते हैं? तो ये देखिए, उसने रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लिया और ये उसने सब्सटेंटिव का भी पूछ लिया। अगला पॉइंट कह रहे हैं और क्वालिटी। क्वालिटी बेसिकली इन इटसेल्फ कुछ नहीं है, क्वालिटी बाकियों का कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इज इक्वल टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट बताएं इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा मुद्दा भी, इन्वेंटरीज हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। अब बताइए ये क्या है? सफिशिएंट है, उसी तरीके से आप बताएंगे एप्रोप्रिएट तो है, थर्ड पार्टी के पास इन्वेंटरी आपको पता है, हम उससे इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन तो कर सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। अब वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होगा? थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन लेटर भेजें और कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर लें, खुद फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं और वहां पे इनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी चेक करवा सकते हैं थर्ड पार्टी का, कि उसके पास बात जो थर्ड पार्टीज होती है ना, इनके पास सिर्फ हमारे क्लाइंट का स्टॉक नहीं पड़ा होता, दूसरी कंपनी का भी पड़ा होता है। तो पेप्सी वाले आगे अपना फ्रिज देते हैं, ठीक है, तो पेप्सी नहीं, उसके पास नेस्ले की प्रोडक्ट्स भी होंगी, तो क्या पेप्सी वाले वक्त आके आपका क्या ख्याल है, फ्रिज खोल के देखते नहीं होंगे इसमें रखा क्या हुआ है? देखते हैं, कुर्बानी का गोश्त नहीं रखा हुआ,
तो हमने रिकॉर्ड देखना है कि क्या जो थर्ड पार्टी के पास हमारे क्लाइंट का स्टॉक पड़ा हुआ है, इसने क्या कोई हिसाब किताब रखा है कि मेरे पास 4 कंपनीज का रिकॉर्ड मैं बेच रहा हूं चीजें, कंपनी ए की कौन सी है, कंपनी बी की कौन सी, कंपनी सी की कौन सी। चलिए, तो इससे अंदाजा हुआ आपको कि नई चीज कोई नहीं है, सब पुराना, लेकिन वो उसका कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब देखिए, पार्ट ए में उसने रिप्रेजेंटेशन भी चेक कर लिया, रिलेटेड पार्टी भी चेक कर लिया, पार्ट बी में रिप्रेजेंटेशन भी चेक कर लिया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी चेक कर लिया। क्लियर? एक आधी केस स्टडी और ना हो जाए कि बाकी आप खुद करें, एक आधी कर हो जाएगी। ओके, चलिए ठीक, इश्यूज भी जरूर आइडेंटिफाई करना है। तो अब चलते हैं फिर हम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमें पता चल गया कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑडिट क्वालिटी के साथ हो, लीगल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, जो हमने रिपोर्ट दी है वो एप्रोप्रिएट हो, तो हमें अपने काम में 6 एलिमेंट्स को इंश्योर करना पड़ेगा। ये 6 चीजें आपने फॉलो कर ली, इन 6 चीजों में क्वालिटी ले आए तो आपकी हर चीज में क्वालिटी आ गई। ये 6 चीजें कौन कौन सी? लीडरशिप, एथिक्स, एक्सेप्टेंस, एंगेजमेंट रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग। और अब आप जरा देखिए, आपके आगे इसके बाद जितनी भी हेडिंग्स हैं वो इन्हीं एक एलिमेंट को डिटेल में डिस्कशन कर रहा है। चेक कर लें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की हेडिंग देखें, क्या वो इससे मैच कर रही है? एग्जैक्ट में भी ना हो, लेकिन इससे मैच कर रही है कि नहीं? 3 की हेडिंग मैच कर रही है कि नहीं? चलिए, वन बाय वन अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कह रहा है लीडरशिप। कह रहा है भाई, अगर लीडर जिम्मेदारी लेगा ना ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो फिर ही वो जिम्मेदारी महसूस करेगा, तो दूसरे लोगों से अच्छा काम करवाएगा। तो टीम के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी है? पार्टनर को। यही वो बता रहा है। एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। फॉर दिस पर्पस एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सफिशिएंटली एप्रोप्रिएटली इन्वॉल्वड इन ऑडिट एंगेजमेंट। ये नहीं कि एक दफा टीम को भेज दिया, फिर एंगेजमेंट पार्टनर ऑफिस में बैठा हुआ है, अब 2.5 महीने बाद टीम खुद आएगी या ये 2.5 महीने बाद ही जाएगा। नहीं, डेली बेसिस पे इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट पे विजिट करना जरूरी नहीं है डेली, लेकिन अपने टीम से इन टच रहना, जो भी प्रॉब्लम हो टाइमली पार्टनर तक पहुंचे, ये जरूरी है। आज से शायद 15-20 साल पहले इतना आसान नहीं था, लेकिन आपको पता है, कम्युनिकेशन टूल्स इतने ज्यादा अवेलेबल हैं, विद इन सेकंड्स व्हाट्सएप पे कोई भी प्रॉब्लम हो फौरी तौर पे शेयर की जा सकती है। फर्म के अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उनमें डॉक्यूमेंट्स वाला शेयर की जा सकती है एक दूसरे के साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सफिशिएंटली इन्वॉल्व होना है पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर शैल एम्फसाइज एंगेजमेंट टीम मेंबर आल्सो रिस्पांसिबल टू कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट चीफ क्वालिटी। एंगेजमेंट टीम को समझाएं कि ज्यादातर काम तो आप लोगों ने ही करना है, मैंने तो सिर्फ उसको चेक करना है। तो क्वालिटी ऑडिट एंगेजमेंट की सबसे ज्यादा आप पे डिपेंड करती है। आप सही काम करेंगे, थ्रू आउट द एंगेजमेंट क्वालिटी वर्क होगा। आप जूनियर टीम मेंबर सही काम नहीं करेंगे, क्वालिटी इंश्योर नहीं हो सकती। इंपोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। जूनियर को कहना है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट। अब किसी जगह पे फर्ज कीजिए, किसी केस स्टडी में क्वालिटी में ये कह दे कि जी एक हाई रिस्क एरिया था और उसमें वैल्यूएशन ये हुई कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट ने रिवैल्यूएशन करवाई है और ऑडिट सीनियर ने डिसाइड किया है कि एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे। क्वालिटी इशू है कि नहीं? बिल्कुल इशू है। एक टीम में सारे के सारे जूनियर की टीम ले गए ऑडिट में, हालांकि बैलेंस ये नहीं कि जूनियर को लेके जाना है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अभी ये वैसे ही कुछ दिन पहले एक मिलने आया, फॉर्म में स्टूडेंट था, वो टेंशन में था बेचारा। वो आगे कहता है सर आजकल बड़े टेंशन में हो, चलो डिस्कस करेंगे। सर फर्म हमारी जिसमें था वो छोटी फर्म थी, मतलब कम थे लोग। तो हुआ क्या, प्लानिंग कुछ इस तरह की गई कि आपने बताने इसमें कोई क्वालिटी इशू है कि नहीं, कि 2 सीनियर्स थे और वो काम कर रहे हैं, एंगेजमेंट्स को संभाला हुआ उन्होंने, साथ में जो है। अब एक बैच में फर्ज कीजिए उन्होंने अपनी नीड के मुताबिक 4-5 लोगों को हायर किया, वो बैच एंगेजमेंट को संभाल रहा है। उसके बाद 2 साल तक कोई नई हायरिंग नहीं की। ठीक है, फैक्ट्स को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। 2 साल के बाद नए लोगों की हायरिंग की गई। अब नए लोग हायर हुए, 6 महीने गुजरे, ये 6 महीने एक्सपीरियंस हो गया और ये जो मोस्ट एक्सपीरियंस है निकल गए। दरमियान में क्या कोई टैलेंट गैप आया? अब क्या किया होगा फर्म ने? वही एंगेजमेंट जो कि वो सीनियर कर रहे थे 2.5 साल, वो जो 3-3.5 साल हो गए थे, वो किसको दे दी? उन लोगों को जिनको 6 महीने, दरमियान में 2 साल के लिए अपना बचा लिए एक्सपेंडिचर, लेकिन बर्डन उसको दे दिया। और उसके बाद अच्छा एक उसके बाद कहते आइए, मैं कुछ आइडेंटिटी, बल्कि फर्म का नाम मैं खुद भी भूल गया हूँ और मुझे बच्चे का नाम भी याद नहीं है, शक्लें याद रह जाती है, तो इसलिए क्योंकि हमारा एक रूल होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को हमने इंश्योर करना होता है। ठीक है, तो वैसे और फिर कुछ इसमें मैं फैक्ट्स चेंज भी कर रहा हूँ, ये एज इट इज नहीं है यार, मैं टॉपिक के लिहाज से। फिर इसके बाद कहने लगा सर मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मैंने करना क्या, जाहिर 6 महीने वाले बच्चे कितना कुछ होता है। तो मैंने मैनेजर से कहा सर क्या करना है, उन्होंने कहा आ जाओ बताता हूँ। गए उधर, वो कुछ दूसरी एंगेजमेंट में बिजी था, दूसरी एंगेजमेंट कहता 2-3 चक्कर लगाए और फिर मुझे समझ आ गया कि इधर काम नहीं होने वाला। और उसके बाद फिर इसी तरीके से टाइम गुजरा, फिर जाहिर है इसके बाद बच्चा भी पूरी बात नहीं ना बताता, उसने भी कहा होगा ठीक है मैनेजर ठंड में है तो मैं भी फोन करता हूँ, उसने भी शायद फोन किया होगा। उसके बाद जब रिपोर्टिंग डेट आई, उस वक्त देखा गया काम किधर है, पार्टनर कहा भाई लाओ काम चेक कराओ, पता चला ये तो काम किया ही नहीं और जो किया था वो ऐसे नहीं किसी और तरीके से करना था। अब बताइए इसमें क्या क्या इशूज है इस केस में? लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हालांकि क्वालिटी प्रॉपर एग्रीड, और डायरेक्शन भी नहीं, सुपरविजन भी नहीं, रिव्यू था एंड पे।
रिव्यू हैंड में था, डायरेक्शन नहीं थी, सुपरविजन नहीं थी, शाबाश, असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट नहीं थी, शाबाश, बिल्कुल, हाँ जी। तो ये इस तरह की क्वालिटी, और ये जो आपको सिखा रहा होता है ना, ये प्रैक्टिस में भी चीजें फेस कर रहे होते हैं लोग बहरहाल। लेकिन चले छोड़े, तो ये है लीडरशिप, कुछ अंदाजा, प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज लीडरशिप की तरफ से आएंगी। लीडरशिप फोकस करेगी ना, आपको शायद आपने पढ़ा हो कि मैनेजमेंट की थ्योरी होती है कि जो जूनियर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो अपने लीडर्स को कॉपी करते हैं। तो अगर लीडर्स में एथिक्स होंगे, जूनियर फॉलोअर्स में एथिक्स होंगे। अगर लीडर में एथिक्स नहीं है, सीनियर में एथिक्स नहीं है, जूनियर भी उनसे सीखते हैं, ठीक है। तो आपने शायद कभी नोट किया होगा, बात ऐसा होता है अनइंटेंशनली भी, मेरे अपने साथ ऐसा होता है, आप जिस टीचर से पढ़ रहे होते हैं ना, उसकी कुछ आदतों को कॉपी कर लेते हैं अनइंटेंशनली। शायद आपके ज़हन में भी ना, आपके साथ वाले दूसरे कहते होंगे यार ये अच्छा वाला बंदा होता था, कैसी चीज़ों की रिवर्क शुरू कर दी उन्होंने। उसी तरह फॉर्म में भी इस तरह होता है, जिस सीनियर के साथ आप काम करते हैं ना, उसकी आदतें जब आपको एक दफा माइंड में आ जाता है ना, हाँ ये अच्छा बंदा है, ये काम करने का तरीका इसका अच्छा है, फिर आप उसकी आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं, ये नेचुरल। इसीलिए उसने कहा कि लीडरशिप की रिस्पांसिबिलिटी है कि फर्म के अंदर एथिक्स को, वैल्यूज को प्रमोट करे। वो प्रमोट करेगा तो दूसरे अमल करेंगे, अगर वो कह तो देगा, अमल नहीं करेगा तो फिर दूसरे भी अमल नहीं करेंगे, ठीक है। वो वैसे भी कहावत आपने सुनी होगी कि बच्चे सुन के नहीं देख के सीखते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर्स को दिखाना चाहिए कि एथिक्स और वैल्यूज के साथ को कैसे मेट करते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन विद इन एंगेजमेंट टीम, कि जो भी एंगेजमेंट टीम के अंदर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं एंगेजमेंट टीम में अंदर लड़ाइयां चल रही है, एक बंदे को दूसरा पसंद नहीं, दूसरे को तीसरा पसंद नहीं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ये नेचुरल है। हमें बहुत से इंसान पसंद नहीं भी आते, लेकिन किसी एक यही चीज तो सीखनी होती है कि किसी एक पर्पस को मेट करने के लिए कैसे हम ऐसे लोगों के साथ भी काम करें कि जिनके साथ जाती तौर पर हम उनको पसंद नहीं करते, लेकिन गोल तो सेम है। तो टीम में अपना रोल प्ले करना है। अगर कोई भी किसी किस्म का इशू है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके उसको रिजॉल्व करना है। क्लियर जी? अगर फर्स्ट कीजिए केस स्टडी के अंदर क्या देखे, एक पार्टी ने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई किया, एक टीम मेंबर ने, और उसको अपने एरिया में काउंट फॉर भी कर लिया और मजीद कुछ प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, तो क्या क्वालिटी ठीक हुई? क्या करना चाहिए था? कम्युनिकेट करना चाहिए। रिलेटेड पार्टी में पड़ा हुआ ना, एक पर्सन रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ले तो कम्युनिकेट करे, शाबाश। भाई लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी समझ आ गई। इन शॉर्ट सारी जिम्मेदारी किसकी है? उसे चाहिए टीम को कहे एथिक्स को मेंटेन करे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करे, और टीम को समझाए कि आप अच्छा काम करेंगे तो ही अच्छा काम होगा, ठीक है। आप इन्हें काम करना है, मेरे पे ना रहना, ये पार्टनर बताएगा। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एंगेजमेंट पार्टनर ना सिर्फ ये कि खुद अंडरस्टैंड करेगा रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स एथिकल क्या है एंगेजमेंट पे, बल्कि टीम को भी खुद जिम्मेदारी लेगा कि जो टीम उसके साथ है वो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हो। और ना सिर्फ ये कि एट टाइम ऑफ स्टार्ट, बल्कि थ्रू आउट एंगेजमेंट अलर्ट रहना है कि कोई थ्रेट अगर सामने आया उसको वैल्यूएट करना है, उसके ऊपर एक्शन लेने हैं। क्लियर? और ये वैल्यूएट करना, बल्कि आपको याद होगा लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी में एक ये चीज भी लिखी होती है उसने कहीं पे कि हमने एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा किया है। तो एक कंपनी, एक ऑडिट फर्म के अंदर एंगेजमेंट टीम में एथिकल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं, मतलब हर एंगेजमेंट में होती हैं, लेकिन हम सिर्फ ऑडिट के हवाले से बात कर रहे हैं। अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी कि टीम एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस स्टार्ट और थ्रू आउट द ऑडिट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ अवेयर है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। जिम्मेदारी किसकी? पार्टनर की, ठीक है। और ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हुए भी देखिए, पहले पॉइंट पे ये कह रहा है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स खुद भी पूरी करेगा, एंगेजमेंट टीम से भी पूरी करवाएगा, और फिर सिर्फ स्टार्ट में नहीं, ड्यूरिंग ऑडिट में, थ्रू आउट द ऑडिट, और फिर सिर्फ थ्रू आउट द ऑडिट नहीं, एंड ऑफ द ऑडिट भी। ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन साइन कर रहा होगा उससे पहले भी इंश्योर करना है एथिकल रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही हो। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट वेरी करती हैं, लेकिन ऑडिट के केस में रिक्वायरमेंट सेम है। यानी एक कंपनी का ऑडिट करें या दूसरी कंपनी का ऑडिट करें, रिक्वायरमेंट्स सेम है। हाँ, रिव्यू कर रहे हो तो शायद थोड़ी सी कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाए। बहरहाल एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना एग्रीड। कंप्लाई नहीं करेंगे तो क्वालिटी नहीं हो सकेगी। इसी तरह अगर किसी केस स्टडी में वो आपसे कोई एथिकल इशू भी बता दे, साथ में दूसरे इश्यूज भी हों, लेकिन साथ में ये बता टीम मेंबर का दोस्त है अकाउंटेंट, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस क्वेश्चन में फिर इस तरह के क्वेश्चन में कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में क्या फर्क होगा? कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ही रहता था, लेकिन क्वालिटी वाली केस स्टडी में वो एक सेंटेंस में अगर कोड ऑफ एथिक्स का मसला उठाएगा, दूसरे में रिस्क असेसमेंट का मसला उठा सकता है, तीसरे में कंफर्मेशन का मसला उठा सकता है। ये डिफरेंस आया था और उसने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। चलिए, दो इश्यूज हो गए हमारे, कौन कौन से? नंबर 1 लीडरशिप ने जिम्मेदारी ले, नंबर 2 एथिक, और एथिकल रिक्वायरमेंट स्टार्ट में भी, ड्यूरिंग भी, एंड में। ठीक है, हमारे छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं, क्या किया करते थे जो लिस्टेड कंपनीज होती थी खासतौर पे, उसमें स्टार्ट में जब एंगेजमेंट प्लानिंग हो रही होती ना, तो टीम मेंबर को प्लान करते थे कि ये ऑडिट करने के लिए इन लोगों ने जाना है, तो सबको बिठा देते थे रूम में, इनिशियल एक मीटिंग होती थी, उसके बाद एक स्टैंडर्ड पेज होता था, सबको दिया जाता था कि आप टीम मेंबर है, अपना नाम वगैरह ऊपर लिखें, और फिर लिखें कि इस क्लाइंट में आपका कोई, आपके किसी रिलेटिव का शेयर तो नहीं है, क्या किसी किस्म का लेना देना लोन तो नहीं है, कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट तो नहीं है, वो सारी चेकलिस्ट बनी होती थी, हम वो फिल करते थे। ये चेकलिस्ट हमसे फिल करवाना किसकी जिम्मेदारी है? वाला पार्टनर की। शाबाश। हाँ, बाद में अगर ये साबित होता है कि हमें से किसी ने गलत बयानी की है, टीम मेंबर ने, पार्टनर नहीं छोड़ता था उसको,
लेकिन अल्टीमेटली याद रखे बाकी की दुनिया के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल पार्टनर ही की रहेगी। चाहे मैंने जानबूझ के उसमें वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कह ले उसको या जो भी कह ले उस फॉर्म को जानबूझ के उसमें गलत टिक किए हैं, उसके बावजूद अगर कोई मसला सामने आता, इसलिए उन्होंने कहा पार्टनर को कि भाई ये चेकलिस्ट फिल करवा के तो ठंडे होकर ना बैठ जाना। थ्रू आउट द ऑडिट आपने अलर्ट रहना है कि टीम कहीं पे भी किसी को फेवर तो नहीं दे रही। शुरू में अगर इशू सामने नहीं भी आया, दरमियान में आ गया एथिकल इशू सामने, एक्शन लीजिए। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन क्लाइंट रिलेशनशिप एट एंगेजमेंट क्या कह रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करे कि ये क्लाइंट जो मेरे पास आया है प्रॉपर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म हो। अच्छा प्रैक्टिस में एक चीज बता दे, बड़ी फर्म जो होती है ना, छोटी फर्म में तो एक बाजू का एक पार्टनर है वही सारे काम कर रहा होता है। क्लाइंट एक्सेप्ट करने का डिसीजन भी फिर उसको ऑडिट भी करना है उसने, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल भी थोड़ा सा बाजू का मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक ही पार्टनर है, तो उसमें फिर किसी दूसरी फर्म से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमारा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर लें। ठीक है ऐसे भी, लेकिन बहरहाल वो कंप्लेक्स मतलब ज्यादा डिटेल हो जाएगी, उसकी तरफ नहीं चाहते हम। तो फर्म के अंदर अगर एक मिडिल लेवल की फर्म हो या बड़ी फर्म हो, उसमें क्लाइंट किस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है किसको नहीं करना, इसके लिए एक अलहदा से बोर्ड ऑफ पार्टनर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, बोर्ड ऑफ पार्टनर्स। या बात किसी एक पार्टनर को जिम्मेदारी दे दी जाती है, सीनियर पार्टनर। उस पार्टनर का काम ऑडिट करना नहीं होता, ये डिसाइड करना होता है कि जो भी क्लाइंट आया हमने इसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं। बल्कि कुछ फर्म के अंदर तो जाहिर है फर्म के रिसोर्स पे डिपेंड करता है, एक पार्टनर एक्सेप्टेंस के लिए अलग है, एक पार्टनर एथिक्स की कंप्लायंस के लिए अलग है। वो एथिक्स की कंप्लायंस वाला पार्टनर भी खुद कुछ नहीं करता, क्वालिटी कंट्रोल वाला खुद कुछ नहीं करता, उसका काम यही होता है। जैसे एक कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ना, उसने खुद कुछ नहीं करना, दूसरे का काम चेक करना है। उसी तरह बाज़ औक़ात अगर कंपनी अच्छी हो, वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म हो, सीएफएम, तो उनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसे हम क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या एथिक्स कंप्लायंस डिपार्टमेंट, इस तरह का नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि जो एंगेजमेंट्स परफॉर्म हो रही है फर्म के अंदर, जो पार्टनर कर रहे हैं, वक्तन फक्तन चेकिंग करता रहे कि क्या कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस हो रही है, क्या स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी कंट्रोल की फॉलो हो रही है कि नहीं। तो यहां पे जो पार्टनर है इसने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन ये इंश्योर करना है कि एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म हुए हों, और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इसे सामने आती है जो अगर पहले आती तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना किया जाता, फिर क्या करे, फिर तो मेरे हाल कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि फिर भी कम्युनिकेट करना चाहिए से दूसरे पार्टनर्स को। यही कह रहा है एंगेजमेंट पार्टनर शैल इंश्योर दैट फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस हैव बीन फॉलोड एंड कंक्लूजन रीच्ड आर अप्रूव्ड। ये नहीं कि 2 नंबर डायरेक्टर है, फ्रॉडिया डायरेक्टर है, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। इसने नोट करें पैसिव सेंटेंस है, ये नहीं कह रहा कि एंगेजमेंट पार्टनर खुद करेगा। सेंस क्या बन रही है कि इंश्योर करेगा कि हो चुकी है प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर शैल बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग। अगर उधर फर्स्ट कीजिए कोई रिस्क सामने आता है, उसे प्लानिंग में हमने इंक्लूड करना। और अगर दरमियान में ऑब्टेन दैट वुड हैव कॉज्ड टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट ऑफ 10 अर्लियर, दरमियान में अगर कहीं उसे इन्फॉर्मेशन पता चली जो पहले पता चलती ना, तो हम इसको ना कर देते, फिर क्या करें, कम्युनिकेट कर दे, डिसाइड करें बाकी पार्टनर के साथ मिलकर अब क्या करना है। क्लियर? 3 एलिमेंट हो गए, कौन कौन से? लीडरशिप, एथिक्स, एक्सेप्टेंस। एंगेजमेंट रिसोर्सेज, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट 2 लोगों की टीम, चलेगा? नहीं चलेगा। क्लाइंट बैंक है, टीम के पास एक लैपटॉप भी नहीं है, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। डेडलाइन है, एग्री किया है, रिपोर्ट देनी है हमने क्लाइंट को 15 जनवरी को, और हमारी ऑडिट शुरू किया है अक्टूबर में, इंटरम ऑडिट हो जाए। पता चला टीम का मैनेजर को जो है वो अचानक उसकी एनुअल लीव्स आ गई हैं, महीने की छुट्टियों पे वो चला गया है, और बाकी की जो टीम है उसमें जो ज्यादातर सीनियर है उनकी अटेम्प्ट है दिसंबर में, वो अटेम्प्ट की तैयारी करने चले गए। कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी इश्यूज है इसमें? क्या इश्यूज है? प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, असाइनमेंट ऑफ टीम प्रॉपर नहीं है, ये एनुअल लीव्स ड्यू थी मैनेजर की, ये पहले पता होना चाहिए था। सीनियर्स ने सीफैप की अटेम्प्ट के लिए जाना है, पहले से बताना, प्लानिंग के वक्त इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। वो लोग टीम का हिस्सा बनाते हैं सीनियर जिनकी अटेम्प्ट नहीं है या जिनका एक आधा पेपर है, जिन्होंने ज्यादा छुट्टियां नहीं करनी। यही वो कह रहे हैं एंगेजमेंट रिसोर्सेज सफिशिएंट होने चाहिए कि एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा सफिशिएंट रिसोर्सेज टू परफॉर्म एंगेजमेंट आर असाइन्ड एंड मेड अवेलेबल टू एंगेजमेंट टीम। और जहां कहीं एक्सपर्ट की जरूरत है, एक्सपर्ट भी हो। रिसोर्सेज से मुराद सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स भी है, फाइनेंशियल रिसोर्स भी है, टेक्निकल रिसोर्स भी, एक्सपर्ट्स भी, पूरी टीम प्रॉपर हो। ये इशू तो भी हमने केस स्टडी में भी देखा था ना, एक पार्ट टाइम सुपरवाइजर और 2 टीम मेंबर। इफ रिसोर्सेज आर इनएफिशिएंट तो क्या करे, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ काम कर ले और फिर कहे इतने रिसोर्सेज के साथ तो इतना ही काम हो सकता था, क्या पूछने आए तो। ये करना चाहिए, फर्दर सोर्सेज ऐड करने चाहिए। नहीं है तो भाई हायर करो, हाँ नहीं तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना करो। क्लियर जी? आगे चलते हैं एंगेजमेंट पर। हाँ ये अहम है। अभी तक कितने एलिमेंट हो गए? आज जुम्मा वहां करें, बताया ही नहीं आपने, मेरे ज़हन से निकला। फौरन पूछे, फौरन आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। केस स्टडी करके आइएगा बहरहाल।